ओके, नाउ व्हेन सेल इज डिवाइडिंग, कि मुझे अभी सेल डिवीजन करना है ना, कब लगेगा ऐसे कि मुझे अभी सेल डिवीजन करना है. सो देर आर द टू थेरीज बेसिकली. The term mitosis, first of all, you remember this, कि mitosis scientist, again for this particular topic, you might have prepared one scientist page. The way I told you for last topic, कि आपको एक स्पेशल साइंटिस्ट के 2 पेजेस छोड़ दीजिए. जब भी मैं साइंटिस्ट का नाम लूं तो आप वो पेज पे डाल दीजिए, सो दैट धीरे धीरे आपका कंपाइलेशन शुरू हो जाएगा. नहीं तो एट द एंड अगर आप ढूंढते रहोगे कौन सा साइंटिस्ट कौन सा साइंटिस्ट. सो रिमेंबर, द नेम माइटोसिस वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट फ्लेमिंग. ओके, द नेम माइटोसिस प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट फ्लेमिंग. क्लियर? अभी क्या है ऐसा कि माइटोसिस करना है? कब सेल को ऐसे लगता है कि अरे चलो अभी मुझे माइटोसिस करना है ना? सेल को भी लगना चाहिए ना, बिकॉज सेल इज लिविंग बिकॉज ऑफ इट्स व्हाट? सेल इज लिविंग बिकॉज ऑफ विच ऑर्गेनल? बोलो फटाफट. सेल इज लिविंग, न्यूक्लियस. यस, सेल इज लिविंग ओनली बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियस. सेल के अंदर से आप न्यूक्लियस को हटा दो तो सेल हॉन्टेड हाउस बन जाएगा, है ना? नो यूज. तो उसमें कोई नहीं जाएगा. हॉन्टेड हाउस में जाते हैं क्या हम लोग? नहीं जाते, है ना, डर लगता है. सो सेल इज लिविंग ओनली बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस निकाल दो तो वो हॉन्टेड हाउस है. तो सेल को अभी कब लगेगा कि अरे चलो मुझे अभी सेल डिवीजन करने हैं? सो सम साइंटिस्ट हैज गिवन सम थ्योरीज फॉर दिस सेल डिवीजन. तो उसमें से द फर्स्ट थ्योरी, लिसन इट केयरफुली, नहीं समझा तो आप मुझे बार बार पूछ सकते हो. द फर्स्ट थ्योरी given was a kern-plasm theory. Okay, term mitosis given by Fleming, and this kern-plasm theory was given by the scientist Hartwig. क्लियर? नहीं समझ रहा है तो आप मुझे बार बार इंटरप्ट कर सकते हो जब तक कि आपको समझ में ना आए. सभी आपके ही फ्रेंड्स है, सबकी हालत सेम है, so don't worry. Okay, now this scientist Hartwig has proposed this kern-plasm theory. और उसमें इसने क्या बोला कि सेल को कब लगेगा कि अरे अभी मुझे सेल डिवीजन करना चाहिए? सेल को लगेगा जब उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होगा. जब उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब होगा. आपकी पढ़ाई कब नहीं होती है? जब आपको कोई फ्रेंड डिस्टर्ब कर देता है तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. ओके, नाउ द टर्म कैरियो मीनिंग व्हाट? कैरियो का मतलब क्या? यूकैरियोट, nucleus. Yeah, very good, Prathamesh. So caryo meaning it is a nucleus, है ना? And so this karyoplasmic index is also called as nucleocytoplasmic index. It is also called as nucleocytoplasmic index. क्लियर है? अभी ये होता क्या है? ओके, ये होता क्या है? सपोजिंग एक सेल आपने लिया, सो दिस इज 7 नॉर्मल सेल. ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है. ओके, नॉर्मली ये सेल का से न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, न्यूक्लियस छोटा है, सो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है समझो ये 10 है. देखो, समझने की कोशिश करो एंड प्लीज कीप राइटिंग द पॉइंट्स. और ये इसका साइटोप्लाज्म है. क्लियर? साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम 20 है. ओके, हम लोग इसमें से कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को निकाल सकते हैं. सो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज KI. तो ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का फॉर्मूला है. इट इज अ KI इज इक्वल टू, प्लीज कीप राइटिंग, KI इज इक्वल टू VN डिवाइडेड बाय
VC minus VN. Okay, V is a volume of nucleus. This is a volume of cytoplasm minus volume of cell. Volume of cell minus volume of nucleus, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. सो इसको आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. तो दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. ये पूरा सेल का वॉल्यूम, इसमें से न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकाल दो तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. So shortly we can say Ki is equal to volume of nucleus divided by volume of cytoplasm. समझ में आ रही है क्या बात? Yes. सबको? Yes. हाँ. So अभी वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल सेल बोला है मैंने, इसका अभी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना बोला मैंने? 10 बोला है ना. एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बन गया 20. क्लियर ना? यहाँ पे मैंने फिगर्स डाले हैं. तो इसका Ki कितना हो गया? 0.5. एग्रीड. इसका Ki इंडेक्स हो गया 0.5. एग्री टू दिस? Yes. हाँ. नाउ अभी ये सेल था, आई विल इरेज सम पार्ट नाउ. यू रिमेंबर नाउ कि इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स 0.5 बन गया. ओके, ये सेल था. अभी ये सेल का ग्रोथ हुआ है. ये सेल थोड़ा ग्रो हो गया. ओके, ग्रो होके इसका साइटोप्लाज्म बढ़ गया. ये जो था बढ़ गया साइटोप्लाज्म. और ये सपोजिंग 10 ही है, न्यूक्लियस तो ग्रो नहीं होगा. साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स है, सब ग्रो होंगे, सब डिवाइड होंगे. तो ऑर्गेनेल या बाकी जो भी उसका वॉल्यूम है ग्रो हुआ है तो उसका वो बढ़ गया साइटोप्लाज्म. तो इसका न्यूक्लियस सेम था 10, उसका वॉल्यूम सेम था, लेकिन अभी साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ गया 40 हो गया. क्लियर? तो इसका इंडेक्स कितना हो गया अभी? Ki इंडेक्स 0.25. 0.25 हो गया. तो नॉर्मल था तो वो डिस्टर्ब हो गया. नॉर्मल इतना होना चाहिए था, वो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अभी डिस्टर्ब हो गया. मतलब क्या हुआ कि सपोजिंग अपने ग्रैंडफादर है. ओके, अपने ग्रैंडफादर थे. पहले के जमाने में उनको 6 बच्चे होते थे. तो उनको ये 5 बच्चे हो गए. 1 2 3 4 5. ये सब एक साथ रहते थे. हाँ, तो इतना ही उनका फैमिली था. ग्रैंडफादर एंड प्लस ग्रैंडमदर, उनका ये फैमिली था, वो एक साथ रहते थे. सिंपल भाषा में आपको समझा रही हूँ. अभी ये बेटे का शादी हो गया, नंबर 1 का शादी हो गया, उसको 2 बच्चे हो गए. नंबर 2 का शादी हो गया, उसको 3 बच्चे हो गए. हाँ, और बाकी लोगों को से 2 बच्चे हो गए. तो कितने बच्चे हो गए घर में? 2 5 7 9 एंड 11 बच्चे हो गए. तो वॉल्यूम बढ़ गया. Yes. हाँ. तो अभी ग्रैंडफादर ने क्या बोला कि अभी मैं सबको एक साथ इतना संभालता नहीं हूँ, अभी मेरे घर में जगह भी नहीं, तो आप सेपरेट हो जाओ, आप डिवाइड हो जाओ. राइट? तो सेल ने यहाँ पे फिर डिसीजन लिया कि आपको डिवाइड होना पड़ेगा, एंड तभी फिर इन्होंने सेल डिवीजन कर लिया. फिर जाके ये नॉर्मल फैमिलीज हो गई. जैसे छोटी फैमिली थी इनकी, वैसे वो नॉर्मल अभी वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, क्योंकि अभी सबको मैनेज करना पॉसिबल नहीं है. ओके, वापिस से इसकी शादी हो गई, इसको 2 बच्चे हो गए, इसकी शादी हो गई, इसको 2 बच्चे हो गए. फिर ये फादर ने डिसीजन लिया कि अभी आप लोग भी सेपरेट हो जाओ, चलो. तो फिर अगेन इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हुआ. ये सेल ग्रो होने लगी पहले तो, है ना. फिर इन्होंने डिसीजन लिया कि अभी सेल डिवीजन होना चाहिए. एंड दिस हाउ दस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज गेटिंग डिस्टर्ब, and then the cell is saying कि now there is a need for cell division, क्योंकि अभी सबका यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मेंटेन करना, सबको न्यूट्रिशन देना या सबकी केयर करना पॉसिबल नहीं, तो आपको अभी डिवीजन करना पड़ेगा. and then the cell is getting divided. That is how is a karyoplasmic index. Kern plasm theory.
जब सेल ने डिसाइड किया कि ये डिवाइड करना पड़ेगा। ओके लेकिन जब मेरिस्टेम ये थ्योरी फेल हो गई, कैरियोप्लाज्मिक थ्योरी को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब मेरिस्टेमेटिक सेल का देखा गया, मेरिस्टेमेटिक सेल का देखा गया तो वहां पे ये कर्नप्लाज्म थ्योरी फेल हो रही थी। मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ पे होते हैं? डू यू नो मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ पे होते हैं? Plant cells. Yeah, plant cell. And these cells are called as what? Very good, Prathamesh. These cells are called as what? इसको एक पर्टिकुलर नाम हमने दिया था। Yeah? These cells are actively growing cells. ये हमेशा सेल डिवीजन पे ही लगा रहता है। सेल आया नहीं कि उसको डिवाइड कर रहा है। Thus how the height of the plant is increasing. ओके मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ पे होते हैं? जनरली प्लांट की टिप पे होते हैं। जहाँ पे नया या ब्रांच भी यहाँ से आने वाला है तो उधर वो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे। जहाँ पे नया Apical meristematic tissue. या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसमें देखा गया तो ये कर्नप्लाज्म थ्योरी वहां पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। सो दिस थ्योरी फेल्ड एंड देन द वेरी पॉपुलर थ्योरी व्हिच केम दैट इज अ सरफेस टू सेकंड। बट लेकिन आपको उस पे क्वेश्चन आते हैं हु हैज गिवन दिस कर्नप्लाज्म थ्योरी एंड व्हाट इट इज एसोसिएटेड विद, क्योंकि काफी दिनों तक इसको एक्सेप्ट किया था, बाद में जैसे रिसर्च आगे गया तो उसको फेल कर दिया। ओके देन द सेकंड इज अ सरफेस वॉल्यूम ratio. The second theory which come was a surface volume ratio. Okay, so when the cell is growing, again it is depending upon the growth. ये जो सेल है ये ग्रो हो रहा है, इसका जो ये जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसका सरफेस, तो सेल ऐसे था तो वो ऐसे ग्रो हो गया तो ये वॉल्यूम उसका बढ़ गया ना, है ना, सरफेस का वॉल्यूम बढ़ गया एंड दिस इज अ साइटोप्लाज्म का भी वॉल्यूम बढ़ गया, दिस इज अ साइटोप्लाज्म। ओके तो व्हेन द सेल इज गेटिंग द सफिशिएंट न्यूट्रिशन द सेल विल ग्रो, और अगर ये सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल गया तो श्रिंक हो जाएगा और मर जाएगा। ओके तो ये सरफेस जैसे इंक्रीज होता है और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है तो सेल डिसाइड करता है एट सच क्रिटिकल स्टेज, सेल डिसाइड करता है कि चलो अभी ग्रोथ करनी है। ओके क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो सेम वही ग्रैंडफादर थे उनके इतने बच्चे हुए वो संभाल नहीं पा रहे तो उन्होंने बोला चलो डिवाइड हो जाए, क्योंकि घर का सरफेस इतना ही है, घर पहले 2 BHK ही था तो 2 BHK में वो अपना अपने बच्चे लेके रह रहे थे, लेकिन बच्चों की शादी हो गई उनके बच्चे हो गए तो 2 BHK इज नॉट सफिशिएंट। तो क्यों? क्योंकि सरफेस मतलब घर में मेंबर्स बढ़ गए। ओके एंड देन दे डिसाइडेड कि हम लोग अभी अलग अलग घर करेंगे, डिवाइड। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? Yes. Yes. Yes, ma'am. हाँ तो सरफेस और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो देन सेल इज एंड दिस थ्योरी इज पॉपुलरली एक्सेप्टेड। ओके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्मॉलर द सेल इज मोर इफिशिएंट, ज्यादा इफिशिएंट रहेगी कंपेयर टू लार्जर। लार्जर सेल will not be as efficient as this smaller cell. Clear? Okay, so this theory surface volume ratio was popularly accepted and till today we are thinking कि ऐसे ही होता होगा तो सेल डिवीजन होती है, right? तो सेल डिवीजन we are going to study two, mitosis and meiosis. Which one is equational? Mitosis. Mitosis. क्या होता है उसमें? 1 to n is giving 2 diploid. 2 and 2. Meiosis 1 to n is giving 4 haploids. This is carrying in single phase. This is carrying in phase 1 and phase 2. Right? So
बिफोर स्टार्टिंग द सेल डिवीजन, है ना, बिफोर स्टार्टिंग द सेल डिवीजन सेल हैज टू प्रिपेयर फॉर द सेल डिवीजन. वो डिसाइड किया उसने, ओके. जैसे ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया मेरे 3 बेटे की शादी हो गई, उनको मुझे अलग करना है, तो इमीडिएटली शादी होने के बाद इमीडिएटली घर से निकाल देंगे क्या? नहीं. दे विल हैव अ प्लान. प्लान करना पड़ेगा ना, ओके. जैसे मुझे आज बिरयानी बनानी है घर में, तो वेज बनानी है, नॉन वेज बनानी है. अगर वेज बनानी है तो आई विल रिक्वायर सो मेनी वेजिटेबल, आई विल रिक्वायर बासमती राइस, आई विल रिक्वायर सर्टेन स्पाइसेस. तो ये मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा ना. डायरेक्टली बिरयानी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी, है ना. तो सेल हैज टू प्लान फॉर दैट. और वो प्लान कैसे करेगा? देखो हाउ द सेल विल प्लान फॉर द डिवीजन. लिखो, डेफिनेशन लिखो. व्हाट इज द सेल डिवीजन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ प्रोसेस. सेल डिवीजन is the process by which parent cell divides into 2 or more daughter cells. Correct? Definition as per your NCERT. लिखा? Yes, ma'am. तो सेल को जब डिवीजन करने का डिसाइड किया, कब किया? एक तो कर्ण-प्लाज्म थ्योरी को कंसीडर किया, या फिर एक तो उसने सरफेस वॉल्यूम रेशो को कंसीडर किया एंड उसने डिसाइड किया कि मुझे सेल डिवीजन करना है. सेल डिवीजन करने के बाद इट विल अंडरगो वेरियस स्टेजेस. It will undergo various stages. And what are these various stages occurring into the cell cycle that we will study now. Okay. तो क्या क्या होगा सेल डिवीजन के टाइम? सेल का जो डीएनए है उसका भी रेप्लिकेशन होगा, सेल के डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा, सेल ग्रोथ भी होगी. ओके. डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या? नाउ यू नो डीएनए, दिस इज अ डीएनए which is a double stranded. सॉरी, मैं अच्छे से निकालती हूँ उसको. okay, ये जो हेलिकल डीएनए है, ओके, ये डीएनए है ना. ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है. These 2 strands will separate and this will form the another 2 strand. ओके, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है. सो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और सेल, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था पहले भी, सेल छोटा था वो अभी थोड़ा सा बड़ा बन गया, उसकी ग्रोथ हो गई. ओके, इज दैट क्लियर? Yes. तो सेल विल अंडरगो द सेल साइकिल. ये देखो यहाँ पे ड्रॉ किया ही था. तो दिस इज अ डीएनए. डीएनए के 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, सो मेनी एंजाइम्स आर अटैचिंग. वो डिफरेंट प्रोसीजर है, लेकिन यू जस्ट रिमेंबर कि ये एक सेल से एक डबल हेलिकल डीएनए से वो 2 डबल हेलिकल डीएनए बना रहे हैं. एंड नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, so this is what is a cell cycle. This is what is a cell cycle. You are getting? तो ये जो पूरा है, this is the cell cycle. ओके, तो आपके पास अगर नोट्स है या एनसीईआरटी है, आप उसको खोल के वो डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो. सो ये सेल है यहाँ पे, एंड यहां से G1 से लेके दिस फेज, G1 से लेके, सो दिस G1, दिस S एंड दिस G2 फेज, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरफेज. सो सेल साइकिल में पॉपुलरली 2 फेजेस. वन इज अ इंटरफेज. इंटरफेज में क्या है? G1, S एंड G2. एंड ये वाला जो फेज है, दिस फेज, G0 को फिलहाल डोंट कंसिडर G0, उसको साइड में रखो.
ये जो यहाँ से इतना फेज है, दिस इज कॉल्ड एज अ एम फेज. सो 2 phases. Cell cycle is having 2 phases, interphase and M phase. M phase में it is a M phase में 2 major phases है. It is a karyokinesis and cytokinesis. Okay, got it? You can open your NCERT if it is available with you, or you can open up the notes if it is available with you, and then you can write down. So karyokinesis का मतलब कोई मुझे बताएगा? What is a karyokinesis? Division of nucleus. Exactly. Very good, Prathamesh. It is a division of nucleus. And cytokinesis? Division of cell. Division of cytoplasm. Clear? Okay. Now karyokinesis is having 4 different phases. We are talking M phase is generally said as a mitosis phase. Meiosis में भी ऐसे ही होता है, but then in cell cycle we say this is the interphase and this is the M phase. So division of nucleus is having 4 phases again. It is a prophase. Metaphase. Correct. Metaphase. Anaphase and telophase. Exactly. Anaphase and telophase. Very good, Prathamesh. Telophase. And then there will be the division of cytoplasm. So ये cycle है, मतलब यहाँ से सेल ने शुरू किया, यहाँ पे 2 सेल, तो ये एक सेल था, देखो इसने यहाँ से शुरू किया. फाइनली क्या होना है, ये 2n cell, 1 2n cell will be producing 2 2n in the mitosis. 1 2n is giving 2 2n. So that is किया ना इसने, फिर एक 2n ने 2 2n को बना दिया. तो एक 2n ने 2 2n बनाने के लिए इतनी साइकिल को कैरी करना पड़ता है. Is that clear to you or any difficulty? So cell cycle is having these 2 phases. Interphase is having 2, G1, S and G2. And the second phase is M phase. लेकिन इन दोनों में से सबसे बिग आपको कौन सी दिख रही है? सबसे ज्यादा टाइम लेने वाली? S phase. नहीं, दोनों में से पूछ रहे. आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम दिस 2. सेल साइकिल में से इंटरफेस बड़ी फेज है या एम फेज बड़ी है? Interphase. Interphase. ये सिंपल है ना, इंटरफेस सबसे बड़ी है, ओके, कंपेयर टू एम फेज. ह्यूमन सेल की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन सेल को जनरली एवरेज 24 आवर्स लगते हैं ये सब होने के लिए. माइटोसिस मतलब 1 2n इज गिविंग 2 2n, इसको उनको 24 आवर्स लगते हैं, राइट? 24 आवर्स में से फॉर 23 आवर्स वो इंटरफेज में रहेंगे, and only for 1 hour it would be in M phase. Only for 1 hour it would be in M phase. Out of the, मतलब क्या, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 95% टाइम वो इंटरफेज में ही रहती है. ओके, 95% एवरेज वो इंटरफेज में ही रहेगी, एंड ओनली 5% इट विल बी इनटू द एम फेज.
क्लियर? Yes. सबको समझ रहा है क्या? यस मैम। ओके, चलो मैं आगे चलती हूँ। क्या देखते आगे क्या लिखा है स्लाइड पे। So what is a cell cycle? How will you say what is a cell cycle? So cell cycle is a sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed as a cell cycle. And you can write down the definition. लिखा? इसमें क्या क्या होगा? जीनोम मतलब एस फेज में हम लोग अभी हर एक फेज को डिटेल में पढ़ेंगे. So like interphase is having the three phases G1, S and G2. Clear? Change करूं slide को? Yes. Phases of cell cycle. Let me explain in my way first, then we'll see the slide. Okay. So cell cycle की phases में क्या क्या है? So cell cycle, the way we said, it is having the two phases, interphase and it is a what? M phase. M phase is also called as a division phase. Clear? Now let us first explain this interphase. Interphase is having the three parts, that is a G1, S and G2. G1, S and G2. I'll try to complete just G1 today. ये आपको पता है? अभी कुछ डाउट है इसमें? No, ma'am. हाँ. Now I am explaining this G1 phase. देखो इसको अलग अलग नाम से आपको क्वेश्चंस आते हैं. So G1 phase or it is called as, देखो अभी मैं यहाँ पे अगर साइड में एक सेल साइकिल ड्रॉ कर दूं, so this is the, ये पूरा जो है this is G1, S and G2 and this is a, this particular is a M phase. Okay. अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द G1 फेज. तो G1 को क्या बोल सकते हैं कि ये S फेज के पहले आता है. सो यू गेट क्वेश्चन, व्हिच फेज इज कॉल्ड एज अ प्री डीएनए सिंथेसिस फेज. सो G1 कैन बी आल्सो कॉल्ड एज प्री डीएनए सिंथेसिस फेज. हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. तो और डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो उसके पहले वाला फेज है, तो इसलिए इसको प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोला जा सकता है. ओके. और इट इज अ G1 क्या? इट इज अ फर्स्ट गैप फेज. व्हाई G1 फर्स्ट? क्योंकि एक पॉज ले रहा है, सेल इज टेकिंग अ पॉज. तो साइंटिस्ट को तब इतना माइक्रोस्कोपी एडवांस नहीं था या रिसर्च इतना एडवांस नहीं था, बट दे वर नोटिसिंग कि एक सेल गैप लेता है एंड सो दे सेड कि दिस इज अ फर्स्ट गैप फेज. ओके, इट इज द फर्स्ट गैप फेज. ओके. और इट कैन बी सेड एज, ये एम फेज है, यहाँ पे जी फेज है, तो ये सेकेंड नाम हो गया उसका. लॉजिकली आप सोचो. नाउ दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज
इंटरवल बिटवीन, हाँ इंटरवल बिटवीन, क्योंकि ये इंटरवल है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच वाला फेज इज अ G1 फेज। आपको कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे स्टेटमेंट्स वहां पे डाल देंगे, लेकिन आपको शांत दिमाग से सोच पढ़ना है स्टेटमेंट क्या है, आपको आता है आंसर। लेकिन इतना स्टेटमेंट लंबा चौड़ा डाल देंगे और ऑप्शन में सिर्फ G1, S, G2 एंड M डालेंगे, उस स्टेटमेंट में 4 लाइन लिख लिख के भर भर के लिखेंगे। Okay, so that is the interval between mitosis and initiation of DNA replication. Initiation of DNA replication. तो सेल यहाँ पे सेल ने डिसाइड किया है कि मुझे अभी सेल डिवीजन करना है, तो सेल विल कंटिन्यू टू ग्रो हियर, वो यहाँ पे उसका ग्रोथ होता रहेगा। ओके, इज दैट क्लियर? इसका नाम क्लियर है आपको, क्यों ये अलग अलग नाम से भी फेज जानी जाती है? ओके, ड्यूरिंग दिस फेज, अनदर पॉइंट यू कैन मेंशन, ड्यूरिंग दिस फेज सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी वेरी एक्टिव, उसका पूरा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है अच्छे से। तो जो साइंटिस्ट ने बोला कि दिस इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज, so again you can get which is a resting phase, so interface resting क्यों? क्योंकि तब इतना एडवांस माइक्रोस्कोपी नहीं था, तो सेल के अंदर क्या चल रहा है वो देखने के लिए कुछ स्कोप ही नहीं था, तो साइंटिस्ट को लगा कि सेल यहाँ पे अच्छे से रेस्ट कर रही है, सेल इज नॉट डूइंग एनीथिंग, सेल अपने आराम कर रही है। तो ऐसा नहीं है। अगर बिरयानी आपको घर में फाइनली आपकी मम्मी ने बनाई हुई बिरयानी दिख रही है, आप क्या बोलोगे? क्या आपने तो सिर्फ बिरयानी बनाई, लेकिन उसके पहले उसने कितना काम किया, वेजिटेबल्स लाए, उसको अच्छे से वॉश किया, राइस कौन सा लेना है वो सिलेक्ट किया, स्पाइसेस क्या डालने, वेज करना है नॉन वेज करना है, वो शी हैज टू डिसाइड। तो उसके लिए उसने पहले तो काफी प्रिपरेशन किया, आपको तो सिर्फ बिरयानी का एक पतीला दिखा, है ना? तो सेल, साइंटिस्ट ने बोला कि सेल इज वेरी वेरी रेस्टिंग, बट हियर सेल इज, बाद में जब माइक्रोस्कोपी का एडवांसमेंट हुआ तो उन्होंने बोला नहीं, सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी वेरी एक्टिव, सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो रेस्ट नहीं कर रही, बहुत ज्यादा काम कर रही, क्योंकि उसको इतना बड़ा डिसीजन लेना है ना, एक सेल को 2 सेल में डिवाइड करना है, तो इतना बड़ा डिसीजन है उसका, तो वो शांत नहीं बैठी, वो अंदर अपनी तैयारी करी। तो साइंटिस्ट सेड द सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, रेस्टिंग, लेकिन इट इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव। फिजियोलॉजिकल, फिजिकली यू कैन सी सेल इज रेस्ट। ओके, क्लियर है बात? अभी ये फेज में सेल क्या क्या करती है, G1 फेज में सेल क्या क्या करती है? देखो, G1 फेज में सभी सेल ऑर्गेनेल इंक्रीज हो जाते, कीप राइटिंग, सेल ऑर्गेनेल इंक्रीजेस, मतलब जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बढ़ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो बढ़ जाते हैं, जो भी सेल ऑर्गेनेल है वो इंक्रीज हो जाते हैं, एंड सेल इज सिंथेसाइजिंग डिफरेंट RNA एंड प्रोटीन्स। RNA एंड प्रोटीन्स उसको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसको अगर सिंथेसिस करना है तो उसको RNA और प्रोटीन लगेंगे। सो RNA and protein synthesis increases and cell is here, cell is growing in size। आपको पूछते हैं कि सेल ने ये फेज में क्या क्या किया। ओके, आपका 4 तारीख को एग्जाम है, तो आपने मिनिमम 500 MCQ किए क्या, तभी आप जाके एग्जाम में बैठ सकते हो। हर एक टॉपिक को आपको 500 MCQs करने हैं।
ओके, सेल मैक्सिमम जो ग्रोथ होता है सेल का, मतलब उसका कैपेसिटी इतना तक बढ़ने का है, तो इतनी तक कैपेसिटी वो जीवन में ही करेगी। सो मैक्सिमम सेल ग्रोथ जो होगा वो जीवन में होगा। सो सेल का मैक्सिमम ग्रोथ विल हैपन इन जीवन फेज। क्लियर? तो जीवन को अलग अलग नाम है, जीवन में सेल ने क्या क्या किया है, तो सबके सेल, उसके सेल ऑर्गेनेल, मेनी ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इंक्रीजेस, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल को बढ़ाना है तो हर एक के लिए आरएनए और प्रोटीन लगेंगे, बिकॉज एवरीवेयर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, एंड सेल का यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होगा। तो इतना सेल अगर इतना हो सकता है, तो वो जो भी इतना बढ़ने का उसका जितना भी कैपेसिटी है, वो सब जीवन में ही उसकी मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी। Is that clear? Yes, ma'am. गौतम, मी उद्या प्रश्न विचारले तर आले पाहिजे तो. हो मॅम चालेल. तुम्ही अभ्यास नाही करत